हेलो हाय एंड वेलकम टू द स्टडी फॉर ग्रोथ। मैं अभिषेक कुमार दत्ता आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर ग्रोथ चैनल पे, है ना। और आज जो है हम जानेंगे कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि टोटल 10 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं केमिकल रिएक्शन, उसमें से एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी था। उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और किस बेसिस पे जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जो है वो कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला जो है हमारा, है ना, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली 3 टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना। 3 टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है: थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो चलिए हम बारी बारी से जो है अब हम पढ़ेंगे कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हैं, है ना, ये क्या होते हैं और इसका एग्जांपल्स को समझेंगे। तो जो सबसे पहला है हमारा वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें जो रिएक्शन होता है ना वो थर्मल हीटिंग के चलते जो है, जब किसी कंपाउंड जो कभी कोई कंपाउंड अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्मॉलर कंपाउंड्स में डिकम्पोज होता है, टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तब हम बोलते हैं कि वो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो वो हीट होकर क्या होगा, वो CaO प्लस CO2 में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। ओके, सेकंड है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो है बेसिकली इसमें भी ब्रेक डाउन होता है कंपाउंड का 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में, 2 या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे कंपाउंड्स में। लेकिन इसमें जो डिकम्पोजिशन इनिशिएट होता है ना, ब्रेक डाउन जो होता है वो सनलाइट के कारण से होता है ना। जब सनलाइट के कारण से जब डिकम्पोजिशन होता है किसी कंपाउंड में, तब उसको जो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का यूज जो है हम पुराने समय में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते थे। इस पॉइंट को आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान से याद कर लेंगे कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का जो यूज है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता था, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। तो उसका आंसर होगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये 2H2O है ना। तो 2H2O जब ब्रेक डाउन होगा बेसिकली, तो वो जो है वो 2H2O2 जब ब्रेक डाउन होगा तो वो 2H2O प्लस O2 में ब्रेक डाउन होगा। जब इस पर सनलाइट पड़ेगा तो 2H2O प्लस O2 में ब्रेक डाउन होगा। तो ये जो था हमारा, ये है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, फोटोकेमिकल, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे AgCl है ना, 2AgCl, जब उसको हम उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो वो जो है Ag प्लस Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। तो वो भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका और एक एग्जांपल हो सकता है AgBr, है ना। उसको जब हम हीट सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगा तो वो जो है Ag और Br2 में जो है डिकम्पोज हो जाएगा। वो भी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का यूज जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता था, ये याद रखिएगा ज़रूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट। थर्ड नंबर जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो डिकम्पोजिशन होता है ना, जो ब्रेकडाउन होता है कंपाउंड का, वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा के किया जाता है ना। अगर मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है, उसका एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कि पानी में घुला हुआ है, तो जब उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं और वो जब ब्रेकडाउन हो जाता है 2 से या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स में, तो उसको जो है हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, ये H2O का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे हम, तो वो H2 और O2 में ब्रेकडाउन हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दैट मीन्स ये जो है वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है H2 और O2, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोग अच्छे से समझ गए क्या होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जो है कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये था हमारा 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, थर्ड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रह गया था वो है कोरिजन। ओके, कोरिजन क्या होता है, तो कोरिजन के बारे में हम जानेंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कोरिजन एक नेचुरल फिनोमेनन है। नेचुरल फिनोमेनन मतलब कि जो खुद से होता है ना, नेचर में खुद से होता है ये रिएक्शन। और इसमें होता क्या है कि जो मेटल है वो किसी केमिकल के कांटेक्ट में आके या किसी इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन के कारण से जो है मेटल जो है
एक मेटेलिक कंपाउंड बना लेता है। बेसिकली हम बोले सीधा सिंपल भाषा में तो मेटल जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जो है मेटल ऑक्साइड बना लेता है ना, या हाइड्रोक्साइड बना लेता है या सल्फेट बना लेता है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंपाउंड बना लेता है मेटल किसी केमिकल के कांटेक्ट में या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके, तो उसको जो है हम कोरिजन बोलते हैं। इससे होता क्या है कि मेटल का जो क्वालिटी है ना वो ख़राब हो जाता है और उसका जो मेटल का स्ट्रेंथ है वो भी कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आयरन में रस्ट लग जाता है, रस्ट भी एक बेसिकली आयरन का रस्टिंग भी एक कोरिजन का ही टाइप है, स्पेशल टाइप है ना। जो आयरन का रस्टिंग होता है वो भी कोरिजन का ही एक टाइप है। तो उसमें होता क्या है कि जब आयरन में लोहा में रस्ट लगता है, जंग लगता है, तो होता क्या है लोहा वीक हो जाता है। आप लोग ने सभी एक्सपीरियंस किया ही होगा लाइफ में। तो कोरिजन क्या करता है, वो हमारे मेटल के क्वालिटी को जो है कम कर देता है, ख़राब कर देता है, जिसके चलते उसका लाइफ भी कम हो जाता है ना। और इससे जो है साथ ही साथ इसका बैड इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेटल जो है अगर जंग लगेगा तो हमें नया मेटल यूज़ करना पड़ेगा, उसको नए चीज़ों को वो करने के लिए मेटल का रीयूज हम नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते क्या होगा पॉल्यूशन फैलेगा और हमारा जो रिसोर्सेस होगा वो भी कम होगा। तो इस तरह से ये जो था एक नेगेटिव पॉइंट है बेसिकली कोरिजन का। फिर कोरिजन जो है पूरा वर्ल्ड में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ होते हैं, उसमें ज़्यादातर जो है आयरन का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में आयरन का यूज़ होता है, या कार बनाने वाली फैक्ट्री हो या कोई भी फैक्ट्री हो, सीमेंट फैक्ट्री हो, है ना। तो उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है कोरिजन, है ना, क्योंकि ये उनको कॉस्टिंग को, मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्टिंग को और हर एक चीज़ को बढ़ा देता है, लेबर को भी। तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो हेल्थ पे भी पड़ता है, सेफ्टी पे भी पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आयरन का अगर हमने किसी चीज़ में, इंस्ट्रूमेंट में सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए अगर बनाया है डिवाइस, और उसमें मान लीजिए रस्टिंग कोरिजन हो जाता है, तो उसके चलते क्या होगा, वो वीक हो जाएगा, है ना। तो उससे हमारा सेफ्टी जो है कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो ये था हमारा कोरिजन होता क्या है। अब कोरिजन का कारण क्या होता है, कॉजेज़ ऑफ कोरिजन अब हम जानेंगे। तो जो सबसे पहला कॉज है कारण का कोरिजन का, वो है कि वो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए या वाटर के कांटेक्ट में आए, तो वो ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आके उससे रिएक्ट करने लगता है। जो भी रिएक्टिव, हल्का सा भी रिएक्टिव मेटल होगा ना, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया ना, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आयरन के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उनसे रिएक्ट करने लगेगा, और रिएक्ट करके क्या करेगा, एक कंपाउंड बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा या हाइड्रोक्साइड बना लेगा या सल्फेट बना लेगा। तो ये जो लेयर होता है जो बन जाता है मेटल के ऊपर में सरफेस पे रिएक्शन के बाद, वो जो है मेनली वो हमारा कोरोडेड मेटल होता है। कोरोडेड मतलब कि जो मेटल में कोरिजन हो चुका है। तो इसका मेन कारण है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और अदर केमिकल्स और वाटर, है ना। अब जो प्योर मेटल होता है हमारा, या बोले जो नोबल मेटल्स होता है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, एल्युमिनियम है ना, कॉपर है, ये सब इतना जल्दी कोरोड नहीं होता। ये सब भी होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि कॉपर का, एल्युमिनियम का, कॉपर और एल्युमिनियम भी कोरोड होता है, लेकिन वो लोग बहुत ही स्लोली कोरोड होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन, है ना, और भी दूसरे मेटल जो रिएक्टिव मेटल्स उसके कंपेयर में ये बहुत ही स्लोली कोरोड होता है, लेकिन इन सब में भी कोरोजन होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के घर में अगर कॉपर का कोई बर्तन है ना, अगर वो ज़्यादा पुराना बर्तन है तो आप लोग देखते होंगे कि कॉपर के बर्तन के ऊपर में ग्रीन लेयर जो है, ग्रीन सा परत जो है वो चढ़ जाता है। वो ग्रीन सा परत और कुछ नहीं होता, बेसिकली कॉपर ऑक्साइड होता है ना। ग्रीन जो पुराना अगर देखे होंगे घर में आपके होगा कॉपर का बर्तन, तो उसमें क्या होता है कि ग्रीन सा परत चढ़ा रहता है, वो कॉपर ऑक्साइड का जो है परत होता है ना। वो बेसिकली कोरिजन होने के बाद कॉपर का वैसा हो जाता है चेंज उसका सरफेस। फिर एल्युमिनियम भी देखते होंगे कि एल्युमिनियम का भी अगर बर्तन आपके घर में है जो ज़्यादा पुराना है, लगभग 5-6 साल पुराना, तो जैसे जैसे पुराना होता है एल्युमिनियम का बर्तन, तो ऊपर से वो जो है हल्का हल्का काला होने लगता है, ब्लैकिश जो होने लगता है, वो भी कोरोजन के चलती होता है। लेकिन ये सब जो है एल्युमिनियम और कॉपर स्लो होता है कोरोजन। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो प्रिवेंट करने के लिए स्पेशली जो है स्टील को कोरोजन से, है ना, वो या तो हम ऑक्सीजन या वाटर, इन दोनों में से किसी का अगर कांटेक्ट जो है मेटल से रोक दें, तो उससे क्या होगा, कोरोजन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, या बोले कि एकदम बहुत ही ना के बराबर हो जाएगा कोरोजन। जैसे कि ऐसा एरिया जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, मतलब कि एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होता है, तो उस जगह पे जो है कोरोजन ज़्यादा तेज़ी से होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई जगह पे, क्योंकि सूखा जगह में नमी बहुत कम होता है, ह्यूमिडिटी, पानी का अमाउंट कम होता है, तो इसलिए कोरोजन वहाँ पे स्लो होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा है ना, पानी में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो उस जगह पे कोरोजन ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो इसलिए कोरोजन जो है तब भी ज़्यादा होगा जब वाटर में जो है आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होगा। जब मतलब कि अगर मान लीजिए वाटर है ना घर में,
और उसमें जल्दी जंग लगेगा। अगर वो सब समुद्र के किनारे वाला अगर जगह होगा ना, तो वहाँ पे कोई भी जो आयरन होगा, मेटल, उसमें जल्दी जंग लगेगा, क्योंकि वहाँ के जो वाटर होता है ना, ह्यूमिडिटी, वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी पानी रहता है एटमॉस्फेयर में, उसमें आयंस प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो समुद्र के पानी में आप लोग जानते हैं कि साल्ट होता है, और साल्ट जो है जब एवोपरेट होता है ना, वेपर में जाता है, तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जिसके चलते आयन का प्रेजेंस के चलते वाटर के कारण से वो ज़्यादा जल्दी से रस्टिंग होता है। तो हम उसको भी स्टॉप कर दें, अगर मतलब मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा करें उपाय, जैसे कि मेटल जो है कांटेक्ट में ही ना आए ऑक्सीजन या वाटर के, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। अब ये कैसे किया जा सकता है, कैसे हम ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, मेटल के कांटेक्ट से कैसे हम रोक सकते हैं मेटल के कांटेक्ट से, तो उसका सबसे पहला तरीका है कि एक इनर्ट या अनरिएक्टिव कोटिंग करके, मतलब कि एक ऐसा मेटल का अगर लेयर चढ़ा दें हम, है ना, दूसरे मेटल पे जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कि कम रिएक्टिव मेटल है, मतलब कि अगर कम रिएक्टिव मेटल का लेयर जो है अगर हम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के ऊपर चढ़ा दें, तो उससे होगा क्या बेसिकली कि जो है वो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि अगर हम मान लीजिए कि अनरिएक्टिव मेटल है, उसको नीचे अगर रिएक्टिव मेटल जैसे कि आयरन हो गया, उसको अगर रख दें, है ना, तो उससे उसमें रस्टिंग जो है वो स्लो हो जाएगा बेसिकली, या होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो अनरिएक्टिव मेटल होगा वो तो रिएक्ट करेगा नहीं ऑक्सीजन से, और जो हमारा रिएक्टिव मेटल है वो तो अंदर में है, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि टीन कैन्स जो है ना, वो स्टील का कैन होता है, जो कि पतला सा, उसके ऊपर में जो है सोल्डर जो है एक तरह का कंपाउंड है, उसके ऊपर में उसका लेयर चढ़ाया जाता है टीन कैंस के ऊपर में। जो भी आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा तो उसके ऊपर एक सोल्डर का लेयर चढ़ा होता है, जो कि बेसिकली आयरन के ऊपर में चढ़ाया जाता है। और क्योंकि टीन लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, तो वो ऊपर में जो है इतना जल्दी जो है कैन के कंटेंट से रिएक्ट नहीं करता है, मतलब कि जो हल्का सा एसिडिक होता है ना अंदर में, हम जो भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो हल्का सा स्लाइटली एसिडिक होता है, तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है वो टीन। और वैसे भी हमको कभी भी जो है डैमेज्ड कैंस, टिन कैंस को जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे होता क्या है कि उसके जो अंदर का टिन होता है ना, वो हल्का सा ख़राब हो गया रहता है, उसका लेयर जो है ख़राब हो गया रहता है, जिसके चलते जो है वो ख़राब होना जो है मेटल के साथ, वो जो है हमारा अंदर का जो भी कंटेंट होता है, पीने वाला जो ड्रिंक होता है हमारा, वो क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके अब जो है पॉइजनस हो जाता है नेचर में। इसलिए हमें कभी भी जो है मुड़ा हुआ कोल्ड ड्रिंक का कैन जो है नहीं खरीदना चाहिए। अब दूसरा तरीका क्या है रोकने का, तो दूसरा तरीका ये भी है कि हम क्या कर सकते हैं कि पेंट का लेयर जो है मेटल के ऊपर लगा सकते हैं, पेंटिंग करके सिंपली जो है हम ऑक्सीजन से और वाटर से कांटेक्ट जो है मेटल का रोक सकते हैं, जिससे कि कोरोजन जो है रुक जाएगा। फिर हो सकता है कि हम पीवीसी का लेयर चढ़ा दें उसके ऊपर, मेटल के ऊपर, या फाइबर ग्लास का लेयर चढ़ा दें, या रबर का चढ़ा दें, या बिटुमिन का चढ़ा दें। इनमें से किसी भी चीज़ का अगर लेयर हम लगा देंगे मेटल के ऊपर में, तो उससे होगा क्या कि कांटेक्ट ऑक्सीजन या वाटर से जो है मेटल का ख़त्म हो जाएगा, जिसके चलते जो है हमारा मेन प्रॉब्लम जो है रस्टिंग का, है ना, वो या कोरोजन का, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो था अभी हमने पढ़ा कोरोजन क्या होता है और क्या ऐसा कारण है जिस कारण से कोरोजन होता है, और कौन कौन सा मेथड है जिसका यूज़ करके हम कोरोजन को रोक सकते हैं। अब जो है हम पढ़ेंगे कि रैंसिडिटी क्या होता है। तो रैंसिडिटी आप लोग समझेंगे। रैंसिडिटी बेसिकली जो है, हम लोग अगर सिंपली समझना चाहें तो आप लोग जब देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में होता क्या है कि फूड जो है अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए रहता है अगर ऐसे, तो वो क्या हो जाता है ना, फूड जो है ख़राब हो जाता है, उससे एक गंदा सा स्मेल आने लगता है ना, तो और टेस्ट भी जो उसका ख़राब हो जाता है, फूड भी एकदम मतलब कि पॉइजनस टाइप का हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है। तो जब कभी भी फैट या ऑयल जो रहता है ना वो फूड के अंदर में, वो जब एयर या वाटर से रिएक्ट करता है, तो इसके चलते जो मेनली जो हमारा फूड जो है वो उससे बैड स्मेल और उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, बेसिकली वो खाने लायक रहता नहीं है। तो ये जो मेन रैंसिडिटी का कारण है, जो ऑयल यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए, जो फैट यूज़ करते हैं फूड को बनाने के लिए, उसके कारण से जो है फूड में रैंसिडिटी होता है ना। इसी प्रोसेस को हम बेसिकली रैंसिडिटी बोलते हैं। अब रैंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका ये है कि हम ऑयल में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाने से होगा क्या कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देगा ऑयल को, और एंटीऑक्सीडेंट्स नेचर में ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट नहीं करने देगा ऑयल को, जिसके चलते रिएक्शन नहीं होगा, तो हमारा रैंसिडिटी भी जो प्रोसेस है ये भी स्टॉप हो जाएगा। फिर वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग क्या कर सकते हैं कि मतलब कि ऐसे पैकेट में हम पैक करें फूड को, जिससे कि हम एयर को जो है बाहर निकाल लें। एयर को बाहर निकाल के कोई दूसरे मतलब कि गैस को, जैसे नाइट्रोजन जो है फिलअप किया जाता है। आप लोग ये मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग को बता दूं
कि जितने भी आप लोग जो फूड आइटम्स खाते हैं ना, पैक्ड आइटम्स, जो चिप्स होते हैं या जो भी पैक्ड प्लास्टिक पैक्ड आते हैं, पैकेजेस जो होते हैं, उसमें जो है हम जो खाते हैं तो उसमें जो हवा भरा हुआ रहता है, वो हवा हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आधा तो हवा ही भर दिया है उसमें, है ना, खाने लायक तो है क्या है उसमें, लेकिन वो भी भरना ज़रूरी है क्योंकि उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ताकि जो फूड जो है ना उसमें से जो एयर है उसको पूरा तो निकाल देंगे तो वो पैकेट जो है पैकिंग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फूड जो है अंदर का वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। चिप्स जो हो जाएगा ना, अगर वैक्यूम करके पैक करेंगे तो चिप्स जो है वो पूरा टूट जाएगा। हवा निकाल देंगे तो प्रेशर अंदर में बिल्कुल नहीं रहेगा, बाहर से प्रेशर रहेगा एयर का ज़्यादा, तो क्या होगा, चिप्स टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उससे क्या किया जाता है, एयर उसमें से निकाल के उसमें नाइट्रोजन गैस जो है फिलअप किया जाता है पैकेजेस में, ताकि जो है वो जल्दी जो है वो ना हो, ख़राब ना हो हमारा फूड जो है। तो वैक्यूम पैकिंग ये भी हम कर सकते हैं। फिर जो फूड के अंदर में ऑयल है ना, उसको जो है हम इनर्ट गैसेस के साथ, जैसे कि नाइट्रोजन, ये सब जो मैंने बताया, उसके साथ फ्लश कर सकते हैं, है ना, उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। फिर हाइड्रोजन को जो है मिला सकते हैं, उससे भी जो हमारा फूड जो है लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। या फिर हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं फूड स्टफ्स का, फूड के जो भी फूड होता है ना उसको हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर को कम करके रख सकते हैं। टेम्परेचर से भी जो है रेंसिडिटी का जो रिएक्शन का स्पीड है वो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो फूड जो है जल्दी ख़राब होगा, रेंसिडिटी ज़्यादा तेज़ी से होगा, फास्टर होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो रेंसिडिटी नहीं होगा। ये आप लोग नोटिस कर देंगे कि ज़्यादा जो खाना ख़राब होता है वो गर्मी के दिनों में ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इसका कारण यही है कि टेम्परेचर जो है वो रेंसिडिटी के रेट को इंक्रीज़ कर देता है। वही टेम्परेचर अगर डाउन रहेगा तो रेंसिडिटी स्लोली होगा। तो ये रेफ्रिजरेशन करके भी जो है हम फूड को जो है ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि डिकम्पोजिशन के टाइप्स क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है ना, फिर हमने देखा कोरोजन क्या है, कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर हमने देखा रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर ये आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, है ना। बाकी अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकें, है ना। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पे आप नए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद मैं जब जो भी अगले पार्ट्स में इस चैप्टर का जो भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर जो भी हमारा चल रहा है उसके बारे में जो भी आगे के पार्ट्स बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप पे सबसे पहले आप नोटिफाइड हो जाएंगे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लें और उसका नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। ओके, बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।